मैं आपके साथ यहाँ पे जीके बोस क्लास 10th सोशल साइंस का वाई सीरीज पेपर डिस्कस करने वाला और जेड भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को होता है ये जो यहाँ पेपर लाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ, चाहे आपका एमसीक्यू हो, चाहे आपके शॉर्ट हो, चाहे फिर आपके लॉन्ग हो। मैथमेटिक्स का पेपर भी आपका आ रहा है, वीडियो बना के रखी मैंने, फिर विद इन नो टाइम मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक 4 से 5 बजे के टाइम, उस टाइम आप उसे देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे दिस टाइम यही करें, जो भी आपको टाइटल देखने को मिलता है वहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। उनके 40 क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में है तो फिर क्या ही होता है। ठीक है, चलो अगर आते भी वो सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं, उससे क्या ही होता है। क्वेश्चन तो आपको भी पता है क्या आते हैं क्या नहीं आते। फायदा आपको वही है जो आपको समझाता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। मैं टारगेट नहीं किसी को करा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भाई, आप लोग भी अवेयर हो जाओ, आप भी जानते हो कि आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव मटीरियल मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास 20 एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, एक सीरीज मैंने अपलोड कर दी, दूसरी सीरीज भी कर दूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ये जो पेपर रहेंगे एक्स वाई एंड जेड, अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे 60 से 65 मार्क्स यहीं से स्कोर करोगे। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये नहीं आपकी कॉपी पे तो नहीं मिलेंगे आप, लेकिन जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा या आपको एक्स वाई एंड जेड तीनों की सीरीज क्वेश्चन सारे आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एटलीस्ट इंशाल्लाह आप 60 से 65 मार्क्स यहीं से स्कोर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन, किसने जो है यहाँ पे टर्म कॉइन किया था यूनाइटेड नेशन को। तो वो हमारे पास थे ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी हमारे पास फ्रैंकलिन, डी रॉसीवेल्ट, सी हमारे पास जोसेफ स्टालिन, डी है महात्मा गांधी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ से बी, दैट इज फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट। जो फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट थे, इन्होंने वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे ये नाम दिया था। कब दिया था? वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम, WRLD, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम ये नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डांडी मार्च 1930 वाज लॉन्च अगेंस्ट विच लॉ, जो डांडी मार्च था वो किस लॉ के अगेंस्ट यहाँ पे बनाया गया था। सब कुछ मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। देखो जो मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे ये इसका आंसर है तो आपको पता होना चाहिए, याद रखो नहीं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको जरूरत ही नहीं कि आपको जो है यहाँ पे दोबारा से किसी चीज़ को रटा मारना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास सॉल्ट लॉ। ऑप्शन ए था आपका रोल्ट एक्ट, सेकंड था आपका यहाँ से वर्निकुलर प्रेस एक्ट, एंड डी था आपका आर्म्स एक्ट। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सॉल्ट लॉ। क्यों सॉल्ट लॉ? गांधी जी की ठीक है नमक कानून के खिलाफ डांडी मार्च स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम जो थे अंग्रेज नमक का भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, दैट इज विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू से कौन सा रिवर जो यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन है आपके पास है नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका नर्मदा। नर्मदा जो नदी जो है वो अमरनाटक से निकलता है या निकलती है। फोर्थ हमारे पास हु वाज वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, 1905 में, उस टाइम हमारे पास जो था वाइस रॉय कौन था इंडिया का। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शन ए आपका है लॉर्ड क्यूर्जन, बी आपका लॉर्ड रिपॉन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी आपका लॉर्ड कैनिंग। जो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज लॉर्ड कुर्जन। जो लॉर्ड कुर्जन थे वो बंगाल के पार्टीशन, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, कौन सी इंडिया की स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ऑप्शन हमारे पास दिए गए, ऑप्शन ए आसाम, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला, एंड डी तमिलनाडु। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका यहाँ से आसाम। आसाम चाय जो है यानी चाय का प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। देखो मैं जानता हूँ एमसीक्यूज में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं ना लगा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर मैं इतना भरोसा आप स्टूडेंट्स भी कर रहा हूँ, आप एस्पिरेंट्स भी कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर मैं चाहूँ मैं आपको स्किप करके बोल सकता हूँ ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट BC पे चलते हैं, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ चलिए PDF प्रोवाइड करता हूँ, बट ऐसा नहीं है ना। मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बहुत सारे होते हैं जिनको आता है, लेकिन जिनको आता है वो JK बोस के स्टूडेंट। तो जो भी JK बोस का आपको टॉपर दिखेगा वो कभी मेरे को यूट्यूब पे नहीं दिखा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेरे को कहता है कि आज तक मैंने जो भी 90 99 स्कोर करते हैं 10th में 11th में 12th में, वो कभी भी यूट्यूब पे नहीं आते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्राइवेट वाले या रेगुलर वाले जो यूट्यूब पे आते हैं, उनको समझ आएगा, उनको इन्फॉर्मेटिव मटेरियल चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ एनालाइज करके आगे कि बाकी जगह पे आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिलता जैसा मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मैं बिग स्क्रीन का यूज़ करके आपके सामने आपको इससे बेटर वे से पढ़ा सकता हूँ, वन शॉट हर एक चैप्टर का प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इतना ज़्यादा भरोसा आप पे करता हूँ कि आप बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं करना, लास्ट तक देखो, फायदेमंद हो जाएगा। देखो फायदेमंद इसलिए अगर आप इस वीडियो पे 40 मिनट स्पेंड करते हो, मैं आपको श्योरिटी गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है बस। ठीक है, तो आसाम जो लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसर है इंडिया का। सी है सिक्स है हमारे पास
द टर्म मिक्स्ड इकॉनमी रेफर्स टू, जो टर्म मिक्स्ड इकॉनमी है रेफर ये किसको करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ओनली प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल इकॉनमी, सेकंड है हमारे पास ओनली पब्लिक सेक्टर कंट्रोल द इकॉनमी, सी है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट, एंड डी है कोट इकॉनमी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट में, यानी मिक्स इकॉनमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके चलाते हैं, तभी जो इसका नाम मिक्स्ड इकॉनमी कहा है, ठीक है। अगर ये सिंगल होता तो यूनिक इकॉनमी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर सिर्फ इकॉनमी कहा जाता है। जब मिक्स्ड है तो इट मीन्स कि इसके अंदर एक ना एक इकॉनमी तो होगी ही होगी। सेवन है हमारे पास, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, कब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ से आएगा आपका 26 नवंबर 1949। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखो 1947 जो है यहाँ पे, सॉरी 1950 एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 47 भी एक ही, तो आप अगर आपको पता नहीं होगा इन दोनों को एलिमिनेट किया फिर आपके पास दो ही बचते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज 26 नवंबर, सॉरी ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। फिर एट्थ हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप, इन जो हमारे पास चार दी गई है क्रॉप्स, इन चार में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो है कैश क्रॉप, ठीक है। ए है हमारे पास वीट, बी है, ओहो, ए है हमारे पास वीट, बी राइस, सी कॉटन, डी बाजरा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट कॉटन को कैश क्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, CASH, कैश क्रॉप कहते हैं किसको, कॉटन को, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर जब इसका होता है खेती बाड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसकी इकॉनमी, मतलब इंडिया के अंदर अगर हम कॉटन अगर यहाँ पे ग्रो होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट इस कॉटन से भी पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास चिपकू मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, चिपकू मूवमेंट किसके रिलेटेड थी। ऑप्शन ए है आपका यहाँ से वाटर कंजर्वेशन के लिए, ऑप्शन बी है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सी सॉइल कंजर्वेशन, डी एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपकू मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट ने लोगों को जो है पेड़ को बचाने के लिए शुरू किया था, यानी एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था चिपकू मूवमेंट को, ठीक है। टेन हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विद, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है हमारे पास इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, बी यूज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर, सी है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ IT सेक्टर्स, एंड डी है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से यूज़ ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन में नई, ठीक है, नई खेती करने का तरीका लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी न्यूमेरिकल से, आई नो कि दैट कि आप लोग यहाँ पे इतना ऑडियंस रिटेंशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे वीडियो को स्किप करने के बगैर रहोगे ही नहीं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, कौन सी ऐसी कंट्री जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो शेयर करती है इंडिया के साथ, वो आपका यहाँ से क्या करेक्ट ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश जो ऐसी कंट्री है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म मानसून रेफर्स टू, ये आपका परमानेंट विंड्स। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, मुझे पता है आप लोग टेंशन नहीं करोगे तो मेरा फायदा ही क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ से सीजनल विंड्स आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। सी हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल का कांग्रेस हमारे पास फाउंडर कौन था। ए महात्मा गांधी, बी ओ ह्यूम, सी बाल गंगाधर तिलक, डी है हमारे पास दादा भाई नारोजी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ओ ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी, कौन सा आर्टिकल जो है इनमें से जो डील्स करता है राइट टू इक्वलिटी के साथ। तो ऑप्शन ए हमारे पास आर्टिकल 20, सॉरी नॉट आर्टिकल 20, इट्स आर्टिकल 12, बी आर्टिकल 14, सी 19 एंड डी 21। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ से आर्टिकल 14 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आर्टिकल 14 सबको बराबरी के इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास द ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च टू प्रमोट, ऑपरेशन फ्लड जब लॉन्च किया गया था किसको प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी डेयरी फार्मिंग, सी फिशरी, डी फॉरेस्ट्री। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका वहाँ यहाँ से आएगा वो आएगा डेयरी फार्मरी फ्लड, ठीक है। फ्लड जो आ रहे थे तो उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था डेयरी फार्मिंग के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 16 विच इंडस्ट्रीज नॉन एज द सनराइज इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी IT टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डी हैंडीक्राफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि ये तेज़ी से ग्रो कर रही है और दिस टाइम काफ़ी ज़्यादा बूम है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का। 17 है द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन, जो पहले इंडिया में लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे।
तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा 1947, ए, बी 1948, सी 1951 52 एंड डी 1955। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ से 1951 से लेकर 52, ठीक है, 1951 से लेकर 52, तब जो है हमारे पास पहला लोकसभा इलेक्शन हुए थे। 18 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, ठीक है, सोलर एनर्जी, ए, बी विंड एनर्जी, सी नेचुरल गैस, डी बायोमास। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ से वो आएगा नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है हमारे पास वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाई। जो कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स है वो कैसे आया था, कहाँ से इंस्पायर हुआ था? ऑप्शन ए USA, बी सोवियत यूनियन, सी जापान एंड डी फ्रांस। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है हमारे पास सोवियत यूनियन से ये इंस्पायर होके आया था 5 ईयर प्लान। सेकंड है हमारा, सॉरी 20th है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नॉन एज ग्रानरी ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसे ग्रानरी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी बिहार। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो यहाँ से आएगा पंजाब। पंजाब जो है आपकी ऐसी स्टेट है जिसे ग्रोनरी कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ से सेक्शन बी की। जिन बच्चों ने यहाँ पे इस वीडियो को देखा, यानी सॉरी कहने का मतलब ये, जिन बच्चों ने सेक्शन ए को अच्छे से देखा उनको फायदा होगा, जो नहीं देखेंगे ऐसा नहीं कि उनको नुकसान होगा। कोई बात नहीं है यार, आपको अपनी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपने यहाँ पे एक्स सीरीज नहीं देखा या फिर 1 शॉट नहीं देखा, उसको भी देख लेना, वहाँ से आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप बच्चे वही करते हैं जो आपको नहीं करना होता, आप वही चाहते हैं जहाँ आपको सिर्फ बोला होता है। आपको पता होना चाहिए क्या मेन फीचर से, है ना, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। बट जो मैं हूँ, मैं आपको यहाँ पे, मुझे पता है बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। मैं आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है वो अप्रोच दे के आता हूँ, उसी हिसाब से आता हूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे लगेंगे और आपने कैसे यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सेक्शन बी के बारे में, जिसके अंदर आपके यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी आपका यहाँ पे 30 मार्क्स कैरी करेगा, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, व्हाट आर द मेन, हाँ, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। क्या यहाँ पे मेन फीचर है सिविल डिसोबीडियंस के, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो पहला मेन फीचर रहेगा सिविल डिसोबीडियंस का, वो रहेगा यहाँ से, लोगों ने ब्रिटिश लॉज को जो है वो इनकार कर दिया, उन पे फॉलो करने से इनकार कर दिया। जो उन्होंने लॉज दिए थे, ठीक है, उनको इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। एक रहा यहाँ से। दूसरा यहाँ से क्या रहा कि जो फॉरेन का, यहाँ पे जो फॉरेन मटेरियल था, फॉरेन गुड्स थे, ठीक है, गुड्स जो थे फॉरेन गुड्स, उनसे भी इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया। और जो टैक्स था वो टैक्स भी नहीं देने लगे, टैक्स देने से भी मना किया कि वो कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारे पास, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं, ठीक है। ये सिमिलर ही रहेंगे जैसे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या था कि लोगों ने फॉरेन गुड्स को जो है वो बाइकआउट कर दिया, जैसे मैंने आपको एबो कहा अभी, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया। सेकंड, जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उनको सपोर्ट किया, लेकिन जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इंडस्ट्रीज। और थर्ड आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इससे देशभक्ति बढ़ी, ठीक है, और लोगों में एकता आ गई, इक्वालिटी भी यहीं से आ गई, यूनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। 3 ऐसे फैक्टर बताओ जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो यहाँ से रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लैटिट्यूड, LATITUD, लैटिट्यूड रहने वाला। लैटिट्यूड के अंदर क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड यहाँ से जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ से हिमालयास, ठीक है। जो हिमालयास होते हैं वो ठंडी हवा को रोकते हैं, ठीक है, हिमालयास जो क्या करते हैं, ठंडी हवाओं को रोकते हैं। थर्ड रहेगा यहाँ से मॉनसून विंड्स, ठीक है, एम विंड्स में से लिखता हूँ मॉनसून विंड्स। तो इनमें क्या था कि सीजनल बारिश लाती है, मॉनसून विंड्स जो हमारे पास सीजनल बारिश लाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज व्हाट आर द की फीचर्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या की फीचर्स हैं यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पब्लिक सेक्टर की। देखो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसे यहाँ पे सरकार चलाती है, जैसे कि आपके इंडियन रेलवेज हो गए, ठीक है, पी सेक्टर में इसको लिखता हूँ, पी सेक्टर, ठीक है, इसको जो है गवर्नमेंट चलाती है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और फॉर अगर एग्जांपल की बात करें कि आपका इंडियन रेलवेज हो गया, ठीक है, इंडियन रेलवेज जो वो, चलो उसके बाद की बात करेंगे क्या है इंडियन रेलवेज। यहाँ पे मैं एक आपको बताना चाहता था कि हाईएस्ट जॉब देने वाला जो यहाँ पे आई थिंक करंट टाइम पे है वो इंडियन रेलवे ही है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, PRIVAT प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, इनके जो ऑन करती है वो कंपनियाँ ऑन करती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, TS हो गया। तो ये इन चीज़ों को जो है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज कहा जाता है, लेकिन जो पब्लिक होती है उसे गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास 25 क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंपॉर्टेंस क्या है सेकुलरिज्म के इंडिया के अंदर, उसे डिस्कस करना है। सुनो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की इंपॉर्टेंट क्या है या इंडिया के अंदर क्या है, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या करता है, हर एक रिलीजन को जो है इक्वलिटी प्रमोट करता है, यानी ऐसा नहीं किसी भी मज़हब को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है या मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा, इसी को जो सेकुलरिज्म कहा जाता है, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन 1986। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है किस एक्ट के, 19 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। तो सुनो यहाँ पे जो इसके क्या रहेंगे, लोगों को धोखा देने से बचाता है, ठीक है, धोखाधड़ी से बचाता है, उनको उनका हक देने से, ठीक है, दिलाता है। उसके बाद अगर कोई फ्रॉड हो तो कानूनी मदद वहाँ पे मिलती है, बिकॉज बहुत सारे लॉस यहाँ पे बने हुए हैं किसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया, बट यू हैव टू एलिबरेट फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, व्हाट इज डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्लोबलाइजेशन को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, एंड उसके साथ साथ आपने इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया भर के देशों को एक दूसरे से कनेक्टेड होना, ठीक है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ के थ्रू, यानी क्या मीडियम रहेंगे, क्या जरिए रहते हैं, जैसे आपका पहला यहाँ से जरिया रहेगा वो हो गया ट्रेड हो गया, फिर ट्रेड किसी भी हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। इन जरियों से जो है वहाँ पे एक देश को दूसरे देश के साथ जुड़ता है, ठीक है, इन आइडियाज़ इन मीडियम के जरिए, इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ से इसके फ़ायदे बताऊँगा, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ से इसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट्स, ठीक है, या एडवांटेजेस आप रखो, ठीक है। तो एडवांटेजेस में क्या होगा कि नए जॉब्स मिलते हैं, नए जॉब्स मिलते हैं, जॉब्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का एसेस आ जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अंदर तो सारा कुछ नहीं, सारा फॉरेन का ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं इंडिया की, बाकी सब जो भी इतना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आप टेक्नोलॉजी देखो, सारी की सारी अप्रॉक्सीमेटली 56% से ज़्यादा बाहर की है, ठीक है। तो नुकसान की बात करेंगे, यानी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, इससे क्या होता है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे आपको बताया था, जो यहाँ पे जेके बोस के जो लोकल हैं, जैसे हम हो गए, हम आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ से बाहर का जेके बोस वाला आ गया, तो जेके बोस वाले से क्या हो गया, जो भी यहाँ के यूट्यूब क्रिएटर छोटे छोटे हैं उनसे इम्पैक्ट पड़ा किस पे, हम क्रिएटर्स पे, क्योंकि अब देखो जेके बॉस वाला एक वेल नॉन है, उनको उनकी रेपुटेशन बनी हुई, ऐसा नहीं है कि उनको रेपुटेशन बनानी है। तो उस वजह से क्या होता है, जो भी जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे क्रिएटर हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज फॉर इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है हिमालयाज की इंडिया में, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है। तो ठंडी हवाओं को रोकता है, देश को बारिश देता है, इसी से बारिश होती है, और डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ना इसको जोड़ सकता है, ठीक है। 29th क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस है दिस टाइम पे जो इंडियन डेमोक्रेसी फेस करी है। तो पहला चैलेंज क्या है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इलिटरेसी तो हर स्टेट में है, खासकर केरला के अलावा, क्योंकि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो अबो 90% है, आई थिंक मे बी 90 अबो परसेंट है वो, तो मे बी 95-96 हो सकता है, ठीक है। तो पहला आ गया करप्शन, दूसरा आ गया आपका इलिटरेसी, ठीक है। इलिटरेसी के साथ साथ आपका आ गया कम्युनलिज्म, पुअर्टी आ गया, देखो पुअर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो ये जो है चैलेंजेस हैं जो इंडिया आज दिस टाइम या करंट टाइम में फेस कर रहा है, पहले भी यही चैलेंजेस फेस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन हमने एक सीरीज में भी किया था, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट है, ठीक है। जिसने एक सीरीज़ देखोगा उसका यहाँ पे इजीली रिवाइज हो जाएगा। सुनो अब, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी के अंदर हमारे पास आता है फार्मिंग आएगा, फिशिंग आएगा, जो नेचुरल सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका प्राइमरी, इसको मैं यहाँ से वेट, ये हो गया आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है हमारे पास, देखो इसके अंदर आपका आएगा फार्मिंग आ गया, जैसे मैंने आपको यहाँ, आप सीधे इसको जो याद रखेंगे तो आप रखेंगे नेचुरल यूज़, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का नेचुरल यूज़, जिसके अंदर फिशिंग फार्मिंग हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में हमारे पास क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या होता है,
MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसके अंदर जैसे कि फैक्ट्री वर्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया टर्शरी। टर्शरी में हमारे पास क्या होता है, सर्विसेज जैसे कि टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इसको जो यहाँ पे टर्शरी कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड की। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHRM की क्या सिग्निफिकेंसेस है, ठीक है। एक सीरीज में नहीं था, इस सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर इंप्रूव करता है, सस्ती और यानी सस्ती चीप एंड एसेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। 3 मेजर फिजिकल हमने जो है डिवीजन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करना है। तो पहला है हमारे पास हिमालयाज़, मैं आपको बताऊँगा, आप एक्सप्लेन इसको खुद ही करेंगे। हिमालयाज़ हो गया, उसके बाद हमारे पास नॉर्थन प्लेन्स हो गए, नॉर्थन प्लेन के साथ साथ हमारे पास हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपके मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, डिस्क्राइब आप इन्हें खुद कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी, जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से, डिस्कस द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द इम्पैक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उसको डिस्कस करना है और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े इंडियन सोसाइटी पे। सुनो अब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में आई, महात्मा गांधी जी ने लाई, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स एंड मॉल्स को बाइकआउट कर दिया, जो भी गुड्स थे, गुड्स, स्कूल, सबको बाइकआउट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। इससे लोगों में एकता आई, यूनिटी आई और ब्रिटिश रूल को वीक कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उन ब्रिटिश पे भी पड़ने लगा। हर जगह जो है एक ही माहौल था, यूनिटी का था, ऐसा नहीं था कोई कह रहा था वो कोई ये कोई अंग्रेज़ों के साथ था, नहीं, वहाँ पे यूनिटी फैली ये सब करने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। मेजर फैक्टर डिस्कस करने जो पार्टीशन हुई थी 1947 की, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे मेजर फैक्टर थे वो थे हमारे पास हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ने लगी थी, ठीक है। तब मुस्लिम लीग पाकिस्तान डिमांड कर रही थी, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था, ठीक है। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई थी, मेन जो रीज़न था वो यही था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। वही स्टार्टिंग से ब्रिटिश ने किया था, डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी की वजह से वो इंडिया में टिके हुए थे, ठीक है। तो 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीट्स मिल गई थी और जिन्ना अलग देश चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने, ठीक है, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो चाहते थे यहाँ पे अलग देश। तो वहाँ पे क्या होता है, जब मुस्लिम लीग के इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे मुस्लिम लीग के इलेक्शन, मुस्लिम लीग्स के इलेक्शन हुए थे 1946 में। उस टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम लीग्स को जो है काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिली थी, तो इस वजह से जिन्ना चाहते थे अलग देश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकॉनमी, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट। हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इंडियन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकॉनमी में। एक्स सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, वाई में भी आपको मिलेगा, जेड में नहीं होगा। जेड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल डेवलपमेंट। लिसन, एग्रीकल्चर से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, ठीक है। पहले तो जॉब्स मिलती है क्योंकि, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका सेरिकल्चर हो गया, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है। अब आपने सुना होगा सिर्फ एग्रीकल्चर, अब ऐसा नहीं कि सबने सिर्फ एग्रीकल्चर सुना होगा। सुनो अब, क्या होता है, जीडीपी का बड़ा हिस्सा होता है, जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान है किसका, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है। और उसके बाद रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, शुगर कैन भी फार्मिंग से ही मिलते हैं, इसको भी एग्रीकल्चर से कहते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्या है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ मेकिंग, ठीक है, क्या है, लॉ मेकिंग, LAW, लॉ मेकिंग। सेकंड हमारे पास आ जाएगा बजट पास करना, ठीक है। 2025 का बजट तो आपने देखा होगा, बजट पास करना, ठीक है। थर्ड हमारे पास गवर्नमेंट को चेक करना, क्वेश्चंस डिबेट। देन हमारे पास है क्वेश्चंस डिबेट्स, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड PM के इलेक्शन करना। ये सब जो है पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है, और इसके फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से, एक्सप्लेन द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखो ये जो पेपर है ये सिर्फ एक नॉर्मल पेपर आपके लिए लाया मैंने, फार से पता है। इसके अलावा आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन हो गया, आपका जलियांवाला बाग मसाकर हो गया, ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था अपने कमांडर्स को कि आप क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स थे, मैन थे, वुमेन थे, छोटे बच्चे थे, बड़े थे। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे फिर से जो जेड होगा उसके अंदर मैं अच्छे से कवर करके आप सभी बच्चों तक पहुँचाऊँगा, ताकि आप बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अब ये पेपर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं आपको सब पेपर
ऐसा पेपर ला के लाऊंगा ना जिसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और 3 ऐसे पेपर दूंगा एक्स वाई एंड जेड। और आप क्या करेंगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, क्योंकि आप अगर आप सभी को यहाँ पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही पेपर में, तो आप बहुत ज़्यादा स्किप करोगे। इसके अंदर के पेपर मैंने किस हिसाब से डिज़ाइन किया कि अगर इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 आपको इंपॉर्टेंट है, 5 जो है कम चांस है आने के। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे वो आपका पेपर जो लास्ट पे रहेगा जेड, एंड उसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल पेपर भी प्रोवाइड करूँगा। और वो हमारा फाइनल पेपर होगा जिस दिन आपका लास्ट का पेपर होगा, सॉरी लास्ट का पेपर है, जिस दिन आपका जो पेपर होगा उस दिन एक दिन पहले या कुछ आवर्स पहले आपकी डिमांड पे आपको एक ऐसा ऐसा पेपर आएगा जिसको मैं आपको अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइव सेशन करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं उसी क्वेश्चन का आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएंगे मसा एटलीस्ट 10 to 20 जो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स है। अगर एटलीस्ट 50 स्टूडेंट भी होते हैं एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर आपके हर एक एग्जाम से पहले एक एक डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन। देखो जो हमारे पास 37 क्वेश्चन है ये क्या कहता है, एक्सप्लेन करेंगे काजेस को और एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929 के। लिसन, देखो पहले जब हम काज की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गया, STOC के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट जब क्रैश हो गया, आफ्टर दैट हमारे पास क्या हो गया, बैंकिंग फेलियर्स आ गए, ठीक है, बैंकिंग फेलियर्स आ गए, ओवर प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या आ गए, वर्ल्ड वाइड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बिजनेस बंद हो गए और पुअर्टी बढ़ गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इलिटरेसी भी बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। क्या इम्पैक्ट है इंडियन ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ का। लिसन, देखो जो पॉजिटिव की बात करेंगे तो नए मार्केट्स और टेक्नोलॉजीज़ बनी। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट्स के असरात की बात करेंगे, क्या हो गया, न्यू जॉब्स आने लगी, मार्केट्स आ गई, इससे क्या हो गया, यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी का बूम आ गया। नेगेटिव भी इसके अंदर है, क्या हो गया, लोकल फार्मर जो थे उनकी इंडस्ट्रीज़ और लोकल फार्मर्स जो थे और इंडस्ट्रीज़ को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। देखो जो लोकल फार्मर्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज़ थी तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैच, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, हाउ इज इट प्रैक्टिस इन इंडिया, गिव एग्जांपल। फेडरलिज्म क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं फेडरलिज्म क्या है और इंडिया में कैसे फॉलो किया जाता है। फेडरलिज्म मतलब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करना। क्या होता है हमारे पास फेडरलिज्म, पावर को डिवाइड करना। क्या होता है, लेट मी चेंज कलर। हाँ तो सुनो, पावर को क्या होता है, पावर को डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में, ठीक है, इसको फेडरलिज्म कहा जाता है। इंडिया में स्टेट्स को अपनी गवर्नमेंट चलाने का हक है, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसीज़ पे काम करना, लेकिन देश के बड़े डिसीजन सेंटर के पास होते हैं। इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। और ये कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद आपका मैप वर्क होता है। मैप वर्क के अंदर आपके यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन पहले ही कवर किए, ठीक है, 4, 2 इसमें 2 उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च। वो प्लेस को आपने मार्क करना है जहाँ पे गांधी जी ने जो है वो डांडी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। सेकंड, अ मेजर कोल माइन इन इंडिया, द स्टेट लीडिंग इन कॉटन प्रोडक्शन, वो स्टेट जिसके अंदर लीडिंग कॉटन प्रोडक्शन हो रही है। वन मेजर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। इन चीज़ों को आपने जो है यहाँ पे मैप पे आउटलाइन शो करना है, लोकेट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा ये आपका रहा है यहाँ पे वाइज सीरीज़, ठीक है, जेड में विद इन डेज आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। मैंने आपको पहले कहा कि अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 to 20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 50 से 60 स्टूडेंट बनते तो मैं आपके हर एक पेपर से पहले एक लाइव सेशन करूँगी जिसके अंदर आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा क्लास 10 और 11 12 के सेपरेट ग्रुप बने, वो ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना।